थर्ड, डीपीपी थर्ड कहां तक पूरी कर ली? बाकी करी डीपीपी थर्ड करी। इसमें इक्विवेलेंट वेट के ज्यादा क्वेश्चन मिले होंगे, है ना, तो वो अभी छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर वन बताओ। तो 15 डिस्कस करेंगे, 15 आधे आधा, हाफ हाफ। 1 हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 तो इक्विवेलेंट का से छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 3 4 फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट का, इसे भी छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 6 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड ए रेसिड्यू वेइंग। सिल्वर कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो AgCO3, हमें से याद करना कौन सा क्वेश्चन है ये? 6। ये फॉर्मूला होगा ना Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट का। कैसे लिखा फॉर्मूला? Ag की वैलेंसी +1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे। किसी भी कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो आज के बाद आप याद रखोगे उसका ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। आप ऑक्साइड बनाएंगे क्या? AgO + CO2, ठीक है। और आप ये भी याद रखेंगे आज के बाद कि 2 मेटल के ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, एक Ag मतलब सिल्वर का और एक Hg मरकरी का। तो फर्दर ये ब्रेक होकर चले जाते हैं Ag + ½ O2 और CO2 हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। बस अब देख लो सिल्वर कार्बोनेट कितना है? 2.76 ग्राम। रेसिड्यू क्या है? गैस बनकर उड़ गई, गैस बनकर उड़ गई, क्या बचा? Ag। 1 मोल से कितना है? 2 सिल्वर है तो 2 सिल्वर, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन है, बैलेंस है। तो आप इसके मोल निकालो, इसके मोल से फिर इसके मोल निकाल लो। इसमें क्या है, करो, बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सिल्वर का मोलर मास कितना होता है? 108। 2 × 108 + 12 + 3 × 16, ये आ गया सिल्वर कार्बोनेट का मोलर मास। करो फिर उसको, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ जी। टू पॉइंट, तो बताओ, ठीक है, चेक करो, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। कितना आंसर आया इसका? नहीं, इसका आंसर आ गया। अरुंधति तुम्हारा आया क्या नहीं आया है? आ गया, चलो। तो मतलब इसमें मेन जो खेल था वो इक्वेशन का था। तो आपको ये, आप धीरे धीरे इक्वेशन याद हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि कहाँ है क्वेश्चन नंबर 7? A solution contains sodium carbonate and sodium bicarbonate। दो है, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो चीज मिक्स की गई है। क्या क्या? एक तो है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 10 ml of this solution required 2.5 ml of 0.1 MS2SO4 for neutralization using phenolphthalein as indicator। फिनोफ्थलीन तो इंडिकेटर है जो आपको इस बार बताएगा कि मीडियम एसिडिक है क्या बेसिक। कह रहा है कि इस मिक्सचर का कितना ml लिया गया? 10 ml। और इसकी रिएक्शन किससे कराई गई? 0.1 MS2SO4 जिसका वॉल्यूम कितना था? 2.5 ml। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज देन एडिड व्हेन इन फर्दर 2.5 ml ऑफ वाज रिक्वायर्ड। द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। दो आंसर दिए हैं इसमें। सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट पूछा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब इसका कितना वॉल्यूम लिया है इसने? कह रहा है कि अगर इसका 1 लीटर लेगा तो बताओ उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा, ये पूछा है। तो देखो पहले मैं लूंगा सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन कराओ H2SO4 से, 1 बाय 1 रिएक्शन कराओ, बताओ क्या बनेगा? Na2SO4 मिल जाएगा, Na2SO4, और दूसरा H2CO3, H2CO3 पहली रिएक्शन। दूसरी NaHCO3 प्लस H2SO4, इसमें भी ये चीज बन जाएगी, है ना? तो यहां मिल जाएगा आपको। अब देखो इसको ना मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा, H प्लस और HSO4 माइनस, और इसको ब्रेक करूंगा N प्लस और HCO3 माइनस। Na प्लस और HSO4 माइनस के मिलने से क्या बन जाएगा? NaHSO4, और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा? H2CO3। ठीक है। दोनों का कितना वॉल्यूम है? 10 ml। 10 ml का मिक्सचर है। इसके मोल लो, इसके मोल बताओ कितने आ रहे हैं? मोलैरिटी कितनी है? मोल कितना आएंगे? मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 2.5। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0.25। वॉल्यूम ml में रखा है तो क्या आएंगे? मिलीमोल आएंगे, नहीं आएंगे? मिलीमोल। ठीक है। तो H2SO4 की मिलीमोल आ गई। सोडियम कार्बोनेट, इसकी मोलैरिटी कुछ नहीं पता है हमें, है ना? और 1 लीटर के अंदर पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा अमाउंट। तो मैं 1 लीटर के अंदर इसकी मोल एज्यूम कर लूं सोडियम कार्बोनेट के, है ना? कार्बोनेट के अंदर क्या एज्यूम कर लूं? मोल। ठीक है। कितने एज्यूम कर रहे हैं? इसके मोल भी एज्यूम करो, इसके भी एज्यूम करो, हमें नहीं पता कितने, तो इसके कितने करें? x मोल कर लो। चलो इसके कितने हैं? 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर इनके XY मोल है, तो 10 ml के अंदर कितने होंगे? हैं? और इसमें कुछ और तो नहीं, कुछ चीज छूट रही है? Solution contains sodium carbonate, sodium bicarbonate, 10 ml of the solution required 2.5 ml of 0.1 MS2SO4 for neutralization using phenolphthalein as indicator। ठीक। Methyl orange is then added when a further 2.5 ml of 0.2 MS2SO4 was required। The amount of sodium carbonate in 1 liter of the solution is।
ठीक है, ये दो रिएक्शन होगी। सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स पता है, इसका वॉल्यूम्स पता है। हाँ भाई, कैसे अप्रोच किया? ये 10 ml पता है, वॉल्यूम 1 लीटर पता है। तुम्हारा क्या रहा था आंसर? इसमें दो आंसर पूछे इसमें। इक्वेशन तो सही लिखी है, Na2CO3 4 Na2CO4। एक्स मोल ये मान लिया, वाई मोल ये मान लिया, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम? टोटल मोल H2SO4 के हैं 0.25। सोडियम कार्बोनेट इसमें थोड़ा इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा हल्का सा, वो मैंने आपको बताया नहीं है अभी। सोडियम कार्बोनेट चलो करके देखते हैं अगर हो जाता है, वरना इक्विवेलेंट वेट से तो हो जाएगा ये। इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? मतलब इसके मोल्स हैं एक्स मोल, मैंने एज्यूम कर लिया, वॉल्यूम है 10 मोल। अच्छा, मोलैरिटी का कोई यूज नहीं है, 0.25। चलो इसके अलावा बताओ तुम, कौन सा बताना? अब इसको बाद में बताऊंगा। वैसे ये इक्विवेलेंट वेट से तो हो जाएगा एकदम। बस यही है, उसके बाद है कोई 15 के बाद? कौन सा? 19 और 29। नाइनटीन है what volume of hydrogen gas will be consumed in obtaining 2.16 gram of elemental boron. Action of carbon trichloride by hydrogen.
बोरोन ट्राइक्लोराइड बाय हाइड्रो। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड है, इसका हाइड्रोजन के हिसाब से रिडक्शन करा रहे हैं और एलिमेंटल बोरोन में कन्वर्ट हो गया तो दूसरा HCl ही बनेगा प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है। ठीक है, कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा हाइड्रोजन गैस का? ये मैंने बैलेंस कर दिया। बोरोन कितना ऑब्टेन करना है? 21.6 ग्राम। एटॉमिक मास बोरोन का होता है 10.8। तो बताओ पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 21.6 अपॉन 10.8, बताओ कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। क्या बताना है? इसका वॉल्यूम। तो एक के लिए कितना आता है? 3/2। 2 के लिए कितना आता है? 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितने मोल आ गए? 3 मोल्स। और 3 मोल्स का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो STP पर तो मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 22.4 की ओल्ड कन्वेंशन यूज के हिसाब से आंसर दे रखा है शायद। तो 3 चौक 12 है, कोई ऑप्शन ऐसा? 3 चौक 12 है, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, ये है कोई ऑप्शन? देखना ये आ रहा है क्या? 67.2 लीटर। इक्वेशन का खेल था इसमें। हाँ, एलिमेंटल बोरोन, सिर्फ बोरोन, एलिमेंटल बोरोन, सिर्फ बोरोन है। हाँ, अपनी सॉलिड फॉर्म में होगा बोरोन, एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, और कौन सा था? 29। एक रह जाएगा इसका क्वेश्चन वो वाला। इक्विवेलेंट वेट से तो वो हो ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा देखते हैं। चलो 29। इफ इन ए रिएक्शन HNO3 is reduced to NO, the mass of HNO3 absorbing and 1 mole of electron would be। कह रहा है कोई भी एक ऐसी रिएक्शन हो रही है, इसे हटा दूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कह रहा है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? बताओ। NO में कन्वर्ट हो रहा है ना? कह रहा है कि द मास ऑफ HNO3 एब्जॉर्बिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी। पूछ रहा, कह रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मास HNO3 का एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो मुझे बताओ यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बता सकते हैं? देखा होगा 12th में, सीखा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन की होती है 1 प्लस नाइट्रोजन की x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5। यहाँ कितनी है? +2। तो 5 से 2 आने पर कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे? 3। भाई 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 नेगेटिव चार्ज 5 पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा, तो 2 ही पॉजिटिव तो बचेगा। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो कितना यूज हुआ है? 1 मोल, है ना? ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हो आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितने यूज होते हैं? 1 मोल। तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना HNO3 यूज होगा? 1/3 मोल HNO3। इसका मास निकालना, मल्टीप्लाई बाय 63। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। कोई 21 ऑप्शन है क्या? तो है क्या 20? ठीक है, हो जाएगा अभी क्वेश्चन। थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना था इसमें। चलो हो गई है। और कोई एक रह गया क्वेश्चन बस, वो तो रेडॉक्स आने पर करेगी। 20 आपस में भी पूछा करो यार। अरे यार 20, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, n इज इक्वल्स टू n/na। n इधर ले जाओ, n इधर ले जाओ, तो n इज इक्वल्स टू n/n। तो n/n की वैल्यू क्या आ गई? एवोगैड्रो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। और बताओ, हो गई थर्ड। तो थर्ड कंप्लीट माने, तो नेक्स्ट टाइम कौन से डिस्कस करेंगे? 4। और ये वाला क्वेश्चन याद दिला देना मेरे, एक बार मैं देख लूंगा इसको, वरना इक्विवेलेंट वेट से तो कर ही लेंगे इसको। चलो अब आगे बताओ क्या चल रहा था हमारा।
क्या चल रहा था? अच्छा, बोहर मॉडल तो कंप्लीट हो गया था ना। बोहर के लिमिटेशंस करते हैं अब, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, लिमिटेशंस। पहली कमी क्या है? कमी इनकी ये रही बोहर साहब की कि इन्होंने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही थी? हैं? 4 तो दिखी थी, वायलेट, ब्लू, है ना, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और लास्ट में रेड, ये 4 दिखी थी ना। बाकी बन रही होंगी लेकिन वो हमें दिख नहीं रही। इंफ्रारेड भी बन रही है, यूवी भी बन रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो विजिबल रीजन में नहीं है, वो बाहर है। ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, बीच में गैप है ना। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब इन लाइन को फर्दर जूम किया गया, माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोप से फर्दर जूम करके देखा गया, तो पता चला अगर इस लाइन को जब जूम किया ना तो ये लाइन खुद एक हजारों लाइन से मिलकर बनी हुई थी। ऐसे करके इसको जूम किया, ये भी बहुत सारी लाइन से मिलकर बनी हुई थी। इसको जूम किया, ये भी बहुत सारी लाइन से मिलकर बनी हुई थी। इसको जूम किया, ये भी लाइन बहुत से मिलकर बनी हुई थी। अब ये कैसे है सिस्टम? ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हर एक लाइन इतनी सारी लाइन से मिलकर बनी क्यों है। कमी है बोहर की। बोहर यहाँ तक जा पाए, इससे आगे जो बात थी बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए और वहाँ उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। दूसरी बात, ये इनसे मिलकर बनी हुई हैं, हमें नहीं दिखाई दे रही हैं, हमने स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद ली है। जैसे कि व्हाइट लाइट है, 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, लेकिन दिख रहे हैं आपको 7 कलर? कब दिखते हैं? जब किसी चीज में से आप इसको पास करा दो। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो उन 7 कलर को अलग कर देता है, और वो क्या है? तो ये कलर आपको अलग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो आपको, मतलब ये एक लाइन आपको एक लाइन ही दिखाई दे रही, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हर एक लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलकर बनी हुई है। और इसका प्रूव करने के लिए जब इस स्पेक्ट्रम की लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया गया, दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, तो पता चला ये लाइन वाकई ब्रेक हो गई अनदर लाइंस में। जैसे कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास कराने पर विबग्योर में टूट जाता है, इसी तरीके से इन लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक पास कराने पर ये जिन लाइन से मिलकर बनी हुई थी उसमें टूट गई। और इस तरीके से टूट जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो कहलाया स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि स्टार्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कस किया था। और मैग्नेटिक फील्ड में कहलाया जीमान इफेक्ट, सुना होगा नाम, जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, जीमान इफेक्ट। ठीक है। लिमिटेशन नंबर 2, 2 ही लिमिटेशन है। लिमिटेशन नंबर 2 ये कहता है कि बोहर ये बोलते हैं कि एटम स्टेबल है, बोलते तो हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल है, इस तरीके से एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन फिर एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं अगर एटम स्टेबल ही है? अगर एटम स्टेबल ही है तो मॉलिक्यूल क्यों बनाया? क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन पर। बोहर नहीं बता पाए। बोहर ये तो बता रहे हैं एटम स्टेबल है, लेकिन एक्चुअल में होता कहाँ एटम स्टेबल? 2 एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नो एक्सप्लेनेशन। तो ये हमारे 2 लिमिटेशन है किसके? बोहर के। तो ये 2 लिमिटेशन नोट करो, फिर हम एक नई थ्योरी शुरू करेंगे, नया मॉडल शुरू करेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। करो जरा
आपके कराते था एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, ये कराया था इससे पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कराया था। कराया नहीं कराया क्या बोलते हैं दिल का एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बामर पास करा दिया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बाय बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, ये कराया कि नहीं कराया? ये है यार, लिमिटेशन से पहले ये कराना था, कोई बात नहीं, आपने लिमिटेशन लिख दिया भाई। अब ये तो देखो ना, वेवलेंथ आई, लाइन स्पेक्ट्रम आया, लाइन स्पेक्ट्रम को बोहर ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको वो बना दिया लाइमन बामर पार्शियल प्रेशर बनवा दिया। वो जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सपेरिमेंटल है ना, और उसमें दो फॉर्मूले आए थे, एक बामर का एक रिडबर्ग का, याद है? बामर का सिर्फ बामर के लिए, रिडबर्ग का सबके लिए। तो वो फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल निकाला था रिडबर्ग ने। अब बोहर ये बोल रहे हैं देखो भैया तुमने एक्सपेरिमेंटल निकाला, देखो मैं अपने थ्योरेटिकल मॉडल से आपका फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूं। तो बोहर का चैलेंज है क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, सॉरी एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन से मॉडल से? बाय बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। मैंने आपको 3-4 चीज रह गई यार आपकी, ध्यान से निकल गया मेरा। तो एक तो ये रहेगी, एक चीज और याद आ गई, वो भी रह गई थी। मैंने ये तो आपको बता ही दिया होगा कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल में है जिसकी एनर्जी E2 है, लोअर एनर्जी शेल E1 में E1 है, तो जब ये ऊपर से नीचे आता है तो लाइट निकालेगा H न्यू के फॉर्म में, और अगर ये ऊपर जाता है तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा H लाइट के फॉर्म में, H न्यू मतलब फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये मानते हैं। अब आप मुझे बताओ ये मैं कौन सा एटम ले रहा हूं? हाइड्रोजन एटम। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं E2, तो E2 आप ये तो लिखोगे -RH इंटू 1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला। E1 -RH इंटू 1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ ये जो H न्यू एनर्जी का फोटोन निकला है, ये इसकी एनर्जी क्या होगी? E2 - E1 तो होगी, और ये हमारा क्या होगा? डेल E, है ना। मतलब ये चीज लिखूंगा मैं उठा के कि H न्यू जो फोटोन निकलेगा वो कितनी एनर्जी के बराबर निकलेगा? E2 - E1। वैल्यू रखो, H न्यू इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू ऊपर से उठाओ -RH इंटू 1 अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू -RH इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, तो H न्यू को क्या मैं hc/λ लिख सकता हूं? तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं RH 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर लिख दूं। क्या मैं 1 अपॉन लैम्डा RH अपॉन HC लिख सकता हूं? 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, बताओ तीनों कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? RH की वैल्यू रखो जूल वाली 2.18 इंटू 10⁻⁻18, H की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू रखो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पता चला ये फॉर्मूला आता है 1 अपॉन लैम्डा 109677, है ना, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर आएगा तो मीटर में, लेकिन बाद में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल वाले से मैच करा कि नहीं करा? तो इसका मतलब बोहर के अजम्पशन ठीक है क्या कि एनर्जी शेल जो होते हैं किसी भी मॉडल के अंदर वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं,
है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट फॉर्म में जंप कर रहा है भाई। ये देखो जरा, लाइन हाइड्रोजन जो एटम है उसमें जो एनर्जी शेल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में ही तो है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, उसकी एक लाइट मिली, हमें एक लाइन मिल गई। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, उसकी लाइट निकली, प्रिज्म से पास कराया, लाइट एक लाइन मिल गई, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, लाइट निकली, प्रिज्म में पास कराया, तो इनके बीच में गैप है। तो इसकी इनके बीच में गैप होना ये इस बात का प्रूफ है कि ये जहां से इमिट होकर आ रहे होंगे वहां भी गैप ही होगा, है ना। इसका मतलब अगर इन ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एनर्जी शेल भी किस फॉर्म में होंगे, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज। बोले तो 1 2 3 4 5, 1 बीच में गैप, 2 बीच में गैप, 3 बीच में गैप, 4। बोहर भी बात बोल रहे हैं। बोहर ने तो एक्सपेरिमेंटल चीज का फॉर्मूला ही एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने, रिडबर्ग ने दिया था एक्सपेरिमेंटल, बोहर ने सोचकर थ्योरेटिकल बना दिया और दोनों मैच करा दिए। इसका मतलब बोहर मॉडल हमारा इस बात में ठीक है कि एनर्जी शेल जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। बोहर ने भी ये माना था कि पहला एनर्जी शेल होता है KLMN, कराया था ना जंक्शन में, बोहर ने भी ये माना, ठीक है। यानी कि बोहर के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, ठीक है। तो ये हुई हमारी हेडिंग। तो एक चीज तो ये, चलो पहले ये नोट करो फिर आगे बताता हूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ ये नोट कर लो, ये वाला लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय बोहर्स मॉडल, बाय बोहर्स मॉडल। फिर आगे देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे। है स्क्रॉल कर दो। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया। अब इसमें देखो, अब बोहर्स मॉडल के कुछ पॉइंट्स लिखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पॉइंट नंबर 1,
हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी का डिफरेंस जानते हैं आप क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, अगर मैं E2 का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा, माइनस RH, लेकिन कोई सा भी एटम है तो Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, Z आएगा अगर एटम का पता नहीं है, माइनस RH इंटू Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो कितना आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू RH इंटू Z स्क्वायर कॉमन, तो यहां से क्या आया है, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, बोलो अब आप मुझे बताओ यहां RH क्या है, एनर्जी में RH क्या होता है, 2.18 होता है कि नहीं होता है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया लैम्डा, और ये ऐसे रहने देते हो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू Z स्क्वायर 1 अपॉन N1। ठीक है, तो एक तो ये वाला पॉइंट था, है ना, उसी जैसा मिलता जुलता पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन किस है, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, याद होने चाहिए आपको। पहला पॉइंट तो ये नोट करो, पहला पॉइंट, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल के हिसाब से लगाएंगे हम कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं। ये रेडबर्ग कांस्टेंट ही तो है, ये सेंटीमीटर वाला, और जो ऊपर है वो जूल वाला। हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि पॉइंट नंबर 2, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि लैम्डा मिनिमम बता दो फॉर लाइमन सीरीज, या फिर लैम्डा मैक्स बता दो फॉर लाइमन सीरीज, तो इसका क्या जवाब दोगे आप, बता सकते हो? लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम, लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम। सोच के जवाब दे सकते हो थोड़ा? यही है, हैं? हाँ भाई, आप ये देखो ना, एनर्जी बराबर क्या होती है, Hc बाय लैम्डा। ये रहा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, तो आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब इनफाइनाइट से ग्राउंड मारो, है? यानी कि लैम्डा मिनिमम के लिए आपको क्या लेना है, n1 तो लेना है 1, n2 क्या लेना है, इनफाइनाइट। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए, लैम्डा मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम तो दो इसके बीच में होगी लाइमन के लिए, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी 1, n2 की वैल्यू कितनी 2, तो लगा दो इसके लिए फॉर्मूला, लैम्डा वाला फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा इंटू आर इंटू जेड स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ मैंने आर की वैल्यू नहीं रखी है, बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा मिनिमम निकालना है, लैम्डा मिनिमम हाइड्रोजन एटम है तो आर इंटू 1 स्क्वायर, 1 अपॉन n1 कितना है 1 स्क्वायर माइनस n2 कितना है इन्फिनिटी स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये सब मल्टीप्लाई करके आर आ जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम निकालोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन RH रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर लाइमन सीरीज। अब तो क्या सेम चीज अगर आप लैम्डा मैक्स के लिए लगाओगे तो क्या निकालोगे, RH इंटू 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, और यहां से जो लैम्डा निकलेगा वो क्या होगा, लैम्डा मैक्स।
तो 1 / लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर एच इंटू 1 - 1/4। तो कितना आएगा 1 / लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर एच इंटू कितना आएगा 3/4। तो लैम्डा मैक्स बताओ कितना आ जाएगा 4/3 आर एच। ये पॉइंट नंबर 2 नोट करें। लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्स फॉर एनी सीरीज। लाइमन की मैंने निकाल दी, बामर की आप निकाल के दिखाएंगे। बामर की लैम्डा मिनिमम, बामर की लैम्डा मैक्स, आर के फॉर्म में बता देना जैसे मैंने बताई है। बामर का बताएं। मैक्सिमम सही है। मिनिमम कितनी आई 2/RH। ये तो आई होगी मिनिमम। मैक्सिमम ये आएगी मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की निकल जाएगी, है ना। तो अब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3rd में है, 4th में है, और वो ग्राउंड स्टेट में है, 2nd में है, 3rd में जा रहा है, तो यहां क्वेश्चन ये है कि 3rd शेल में है यहां, और पूछ रहा है कि जब वो 1 में आएगा तो कितने टाइप के या कितने तरीके के या कितने फोटोन इमिट करेगा या कितनी लाइंस इमिट करेगा। दोनों क्वेश्चन एक है, क्योंकि फोटोन जब प्रिज्म में से पास होंगे फोटोन वो लाइन स्पेक्ट लाइन ही बना लेंगे। एक तो सीधा चला जाए, मिल गई फोटोन, प्रिज्म में से पास होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन मिल जाएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका यहां आए फिर यहां से नीचे आ जाए, तो जब यहां आएगा तो यहां भी एक लाइन निकालेगा और यहां भी एक लाइन मिल जाएगी, और यहां से आएगा यहां भी एक लाइन निकालेगा, यहां भी एक लाइन मिल जाएगी। तो टोटल कितनी लाइन मिली 3। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी लाइन एमिट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3rd to 1। 3rd से 1 में आता है, तो बताओ कितनी इनिशियल लाइन निकलेंगी या कितने टाइप के फोटोन निकलेंगे। आप तो आप फोटोन पूछे, लाइंस पूछे, आंसर सेम। ठीक है, तो अगर मैं 4 बनाता हूं 4 और 4 से 1 में आना है, तो बताओ कितनी आएंगी। 4 से 1 में आना 6 4 अरुंधति कितने तरीके हो सकते हैं 1 9। बना लो, कॉपी पे बना लो, ऐसे काउंट नहीं हो पाएगी। कॉपी पे बना के बताओ। कॉपी पे बना के देखो।
एक बार तो सीधा 4 आएंगी, 6 आ रही होंगी, चेक करो। एक तो सीधा, ये निकल गई लाइट। दूसरा यहां आ जाए, फिर यहां से सीधा नीचे, 2 यहां पर, 1 और 2। तीसरा यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, और फिर यहां से सीधा जा ही रहा है नीचे। यहां पर आएगा ये, यहां पर आएगा ये, ठीक। और बचा है कोई तीसरा तरीका? कौन सा बचा है? एक बार कितने, 5 हुई ना, एक और बचा है कोई सा? हाँ, यहां जाए और एक बिल्कुल सीधा आ जाए भाई, यहां आया और यहां से सीधा नीचे। 6, इसके अलावा बता दो। 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए, ठीक है। हाँ भाई सही है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक और बढ़ा दूं तो दिक्कत हो जाएगी ना काउंट करने में, है ना। 6 लिख दूं, 6 शेल नंबर 6, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको समझा दिया, अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आप हवा में बिना पेन चलाई करोगे। अब आप फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमिशन लाइन या फिर नंबर ऑफ इमिशन फोटोन इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n2 है जहां से आ रहा है, n1 है जिसमें आ रहा है, ऊपर वाले पे लगाओ। n2 क्या है? 3, n1 क्या है? 1, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 3 में से बन गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी लाइन आई? 3। इस पे लगाओ। n2 क्या है? 4 माइनस, किसमें आ रहा है? 1 में, 4 माइनस 1 या फिर 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना आया? 3। ये कितना आया? 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, 6 से 1 में आया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कितनी लाइन निकलेंगी? 15 आएंगी नहीं आएंगी भाई? 6 में से एक गया 5 और ये 6 है ना, 5 एक ज्यादा 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, कितना आया? 15। तो बना लोगे? 15 बना लेते? पागल हो जाते बनाते बनाते, नहीं बन पाएंगे 15। तो 6 में ही सोचना पड़ रहा था, मैं तो 6 में फंस गया था, कहाँ कौन सा बच गया, है ना। तो नहीं बन पाएगी। तो आप ये फॉर्मूला बनाएंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एनसीईआरटी में फॉर्मूला तो नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन जरूर दिया है, तो जेईई मेन में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, हो जाएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन उसमें ज्यादा है, देखते हैं कौन उसको बता पाएगा। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 2 में जाता है, तो भैया रानी की लैम्डा और फ्रीक्वेंसी बता दो। बताइए जी। 2 फॉर्मूले बताए थे ना, डेल्टा ई और 1 लैम्डा, उनमें से कोई सा एक लगेगा। हाँ, हाइड्रोजन एटम है। बताओ क्या होगा इसका आंसर।
धन्यवाद। किसी एक को जिम्मेदारी सौंप दो। अच्छा, अच्छा, लैम्डा उसमें बताना है आपको। लैम्डा आंसर बताना है नैनोमीटर में। लैम्डा बताना है नैनोमीटर में, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बतानी है। टू 2.2 नैनोमीटर नहीं, ये आएगा 434 नैनोमीटर, 434। अब आप देखो आपने गलती कहाँ करी है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, हाँ इससे होगा। लैम्डा निकाल लो आप उससे, तो फ्रीक्वेंसी इससे आएगी फिर। फिर निकाल लोगे क्या नहीं? ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो देखो ऑनलाइन आंसर आ गया 434 और फ्रीक्वेंसी भी आ गया, दोनों सही है। तो 434 नैनोमीटर और 4.19 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आई। तो निकाल लोगे ना? ये थोड़ी कैलकुलेशन में किसी की मिस्टेक हो सकती है, तो आप करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जेईई मेन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कैलकुलेशन आसान आती है, ठीक है। जेईई मेन में इतनी टफ क्वेश्चन नहीं आती है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टफ कैलकुलेशन हो जाएगा ना ये भाई। इसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया होगा 1/λ इंटू आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वाला लगाया। और क्या नाम है, और इसके लिए c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे अब। तो आप ये बताएं एक क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइव से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी जो लाइट निकलेगी उसकी एनर्जी, और 6 से 2 में ट्रांसफर हो रहा है, इसकी जो लाइट निकलेगी उसकी एनर्जी। दोनों का रेशियो बता दो मुझे, E1 रेशियो E2। क्वेश्चन समझ गए? ये वर्डिंग में आता, E1 रेशियो E2 पूछ रहा है। एटम सेम है, हाँ, हाइड्रोजन एटम मान लो, कुछ भी मान लो, एटम सेम है।
5:3 और बाकी और बताए ये आ रहा क्या क्या रेशियो आएगा? बताएं भाई। ये कह रहे 5:3 कैसे भी डिवाइड मत करो, बस रेशियो बता दो बस। 108 रेशियो बताओ ये आ रहा है क्या? तो बस ये आएगा, डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5:3 कहाँ आ रहा है? गलत करा है तुमने थोड़ा सा, मैक्सिमम का ये आ रहा तो यही सही है। एलसीएम लेना और कुछ नहीं है घटा के, बाकी आर जेड तो कट ही जाएंगे दोनों, एलसीएम की बात है बस। एलसीएम तो ले सकते हो। हो गया क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, 10 से कोई 3 में आ रहा है फोटोन तो कितनी लाइन निकलेगी? 10 से 3 में आ रहा है, देखो ये तो ऐसे भी हो जाएगा। 10 में 3 का 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 28 है ना। 28 अब ऐसे फास्ट कैलकुलेट करो, 28 लाइन, ठीक है। चलो चले आगे, चलो ये वाला, ये देखो E1 अपॉन E2, E1 में R इंटू जेड स्क्वायर, हमें नहीं पता कौन सा आइटम है, वो जेड तो कट ही जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर डिवाइड बाय R इंटू जेड स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6। अब यार एलसीएम लेना है, एलसीएम 1 माइनस 1/25, 1/4 माइनस 1/36। अब यार एलसीएम तो ले लोगे आप? यार अब इसमें क्या बताऊं मैं, 36 एलसीएम 9 माइनस 1 है ना, ठीक है। तो कितना आ गया 24/25, 36 ऊपर पहुंच गया और ये 8, ये आएगा 8 ते 24। उल्टा आ रहा है क्या? ये सही आ रहा है? सही तो है, सही तो है यार, और क्या चाहिए, ये तो आ रहा है, सही है, वही तो है। अब देखो आपने बोहर मॉडल की कमियां पढ़ ली, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, एटम की स्टेबिलिटी से, एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसके बाद एक लास्ट मॉडल आता है, जो इस चैप्टर का लास्ट मॉडल होगा, उसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये लास्ट है और ये मॉडल नंबर 4 होता है हमारा, वेव। इसके बारे में तो दूर की बात छोड़ो, इसका नाम तक नहीं जानते लोग, 12 की तो दूर की बात पूछो, नाम तक नहीं पता है इसका। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इसको तो नाम ही पता नहीं होता, ये है क्या तो वो तो दूर की बात है। बोहर आने के बाद और इसके आने से पहले दो चीज फिर हुई। रदरफोर्ड के आने के बाद
और बोहर की आने से पहले दो चीज हुई थी ना, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिजेशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब चौथा मॉडल आ रहा है, तीसरा रिजेक्ट हो रहा है, उसके बीच में भी दो चीज हो रही है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल नेचर ऑफ मैटर, यहां मैटर है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरी बात क्या हुई यहां पर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले ये दोनों चीजें आई, तब जाके वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड है। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बस सोच के बताया था कि ऐसा होता होगा। कितना तगड़ा बंदा था यार, सोच के ही बता दिया ऐसा है एटम। नो एक्सपेरिमेंट, नो कुछ। रदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंट फिर भी कराया था। सोच के एक इक्वेशन दे रखी है, पूरा मॉडल उसी पे चलता है। तो फोर्थ मॉडल का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रोडिंगर को। साइंटिस्ट तो वो खुद ही जिन्होंने बनाई थी, बाद में एक्सपेरिमेंटल प्रूव हुई है कि सही है ना, वो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने सही प्रूव किया। देखो ना यार, कोई बंदा कॉपी पेन पे जो चीज सही बता दे रहा है, उसका विजन कितना खतरनाक होगा। एक्सपेरिमेंटल से वो चीज सही भी जा रही है, तो वो बहुत जबरदस्त इक्वेशन आगे चल के आएगी। लेकिन पहले हम इसकी बात करेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर। टाइम कम है, लेकिन जितनी भी हो सकेगा मैं आपको बता दूंगा, डिटेल में तो बात नहीं हो पाएगा। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो आज बस इसको हेडिंग ही लिख लेंगे। बस मैं इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देता हूं आपको क्या है। जो हमने पिछली वाली डुअल नेचर पढ़ी है वो रेडिएशन की पढ़ी है, जबकि ये मैटर है। मैटर क्या है आपको पता है, कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो मैटर। ये भी मैटर है, जो मैं हाथ में पेंसिल ले रहा हूं, है ना। अब ये किसने दी थी, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। कौन से, डी ब्रोगली। तो उसको ये भी बोलते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ये भी नाम दिया जाता है इसको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिद्धांत। तो उन्होंने ये बताया, डी ब्रोगली साहब ने, डी ब्रोगली ने ये कहा कि जब लाइट दो नेचर रखती है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल, तो उन्होंने अब वो उल्टा सोच रहे हैं, क्यों ना पार्टिकल के हिसाब से ये बात सोची जाए कि जो चीज पार्टिकल है वो भी दो नेचर रखता होगा, एक तो वो पार्टिकल है ही और एक वो वेव नेचर है ना। अब वो ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, डुअल नेचर लाइट से सोची गई, पार्टिकल नेचर मैटर से सोची जा रही है। तो डी ब्रोगली ये बोल रहे हैं, अगर कोई पेन जो कि पार्टिकल है, पार्टिकल ही तो है, अगर मैं इसको फेंकता हूं तो पार्टिकल तो है ही, तो ये वेव भी, ये वेव नेचर भी शो करेगा। ये है डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये वेव नेचर शो करेगा तो इसको ऐसे चलना चाहिए, लहराता हुआ। जब मैं आपके पास फेंकता हूं तो ऐसे जाएगा, लहराता हुआ, यूं करता हुआ। लेकिन ऐसे तो नहीं चलता है, ऐसे तो नहीं चलता यार। ये कौन सी बात है डी ब्रोगली की, ये चलता है, आपको नहीं दिखाई देता। ये फिर वही बात है, जैसे कि लाइट सीधी चलती है, लेकिन आप जब जूम करते हो तो ऐसे दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। ये वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ। जब जो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, बड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें अच्छा खासा मास होता है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, सफिशिएंट मास है, मुझे दिखाई भी दे रहा है। तो जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो जब ये चलते हैं तो इनकी वेलोसिटी इतनी गेन नहीं हो सकती है, जिस वजह से इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम आती है, जिसकी वजह से ये आपको सीधे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। सड़क पे जो कार चल रही है उसकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ है, लेकिन वो ऐसे थोड़ा चलती है ना, लहराती हुई जा रही है कारें, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, लेकिन वो सीधी चलती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इतनी कम है, वो आपको सीधी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर ये चीज मैं लगाऊं किस पर, हर चीज तो सीधी चल रही है, ये चीज मैं इलेक्ट्रॉन पे लगाऊंगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कि नहीं है? जब इलेक्ट्रॉन पर ये कॉन्सेप्ट लगाया गया, इलेक्ट्रॉन तो अच्छा खासा स्पीड से मूव करता है। जब पता चला तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी आ रही थी कि मैं उसको आंख से तो नहीं देख सकता, माइक्रोस्कोप से उसको डिटेक्ट कर पा रहा था। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, जिसको मूव करने पर सीधा चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलता है, ये चलता है यूं लहराता हुआ।
मतलब डी ब्रोगली ये बोल रहे हैं ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसका शेल। बोहर बोल रहे हैं भैया ऐसे घूम रहा है ये। डी ब्रोगली बोल रहे हैं ना ऐसे नहीं, ऐसे घूम रहा है ये, ऐसे चल रहा है। डी ब्रोगली कहे भैया ऐसे चल रहा है, तुम्हारी बात गलत है, ऐसे चल रहा है। ये डी ब्रोगली बोल रहे हैं। बोहर कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसे घूम रहा है लीनियरली। ठीक है, ये है डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कि जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास बहुत कम हो, बहुत कम, तभी तो इस पे नहीं लगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली इस पे एप्लीकेबल है लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप, वेवलेंथ इतनी कम होती है। ठीक है, छोटे पार्टिकल पर लग जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत कम इसका मास है, जब ये चलेगा तो वेव नेचर के हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ शेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो अब आप उसको ऐसे बनाएंगे कि भैया वो वेव नेचर में चल रहा है, ऐसा करके, ऐसा करता हो, इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है। और उन्होंने बोला कि भाई प्लांक तो बता ही चुके हैं एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, और हमारे आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं, ई बराबर, दोनों बराबर हो सकती है ना। तो दोनों जब बराबर होंगी तो क्या होगा, एम सी स्क्वायर, एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा लिख दूं, एक सी से एक सी कैंसिल, तो बताओ लैम्डा बराबर एच अपॉन एम सी आ गया कि नहीं आ गया। एम फोर मास, सी फोर वेलोसिटी, इसकी जगह में मोमेंटम भी लिख सकता हूं, तो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ऊपर वाली इक्वेशन भी लिख सकता हूं, नीचे वाली, लेकिन ये वाली इक्वेशन तो फोटोन के लिए है, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट की स्पीड से चलते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लगाने लग जाऊं जो कि किसी भी रैंडम स्पीड से है, तो सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए ये होगा कि नहीं होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी रैंडम वेलोसिटी चल रहा है। ये फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, पार्टिकल के लिए, वो किसके लिए, फोटोन के लिए। उसको देखकर उसकी नकल करके मैंने लिखा है फॉर्मूला, या फिर एच अपॉन पी मोमेंटम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर जब h की वैल्यू रखी गई, इलेक्ट्रॉन का मास रखा गया और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जनरली चलता है वो रखी गई, तो यहां का लैम्डा आया अच्छा खासा जो मेजरेबल हो सकता है। लेकिन जब इस h की वैल्यू रखी गई, जब कार के मास रखा गया और कार की वेलोसिटी हद से कितना चल सकती है कार, 200, 300, 400, 500, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इससे ज्यादा तो फॉर्मूला रेस में पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा नहीं चलती है ना। रखो और वेवलेंथ इतनी कम आएगी अप्रोक्स। अगर आप एक बॉल ले लेते हैं जिसका मास 0.1 kg है, उसकी जो वेवलेंथ पाई गई वाई 10 to the power -34 मीटर के रेस्पेक्ट में, -34 कितनी कम है, -34 डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए क्रिकेट की बॉल सांप की तरह न लहराती हुई सीधी जाती है, वरना अगर वो उसकी वेवलेंथ डिटेक्टेबल होती, कैच हम यहां पकड़ रहे हैं और वो यूं सांप की तरह जो है साइड में से निकल जाती। ठीक है, तो इसको सही से हम डेरिवेशन करेंगे इसका, वो नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। फिलहाल आप ये वाली चीज लिख लेना, बस ये वाली चीज, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, हम जब खुद भी भागते तो हम भी सांप की तरह लगाते, लेकिन हमारे पास इतना ही वेवलेंथ कम है।